हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक। इफ यू आर वॉचिंग माय वीडियो, यू नो मी वेरी वेल, है ना। तो हम क्लास 12 की सीरीज के अंदर जो आपका अगला टॉपिक लेके आए हैं वो है जो हमें समझना। पिछली एक्सरसाइज आपका कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिस्कशन किया था और बताया था मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होंगे विद एक्सरसाइज। बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब जो अगला कंसेप्ट है विच इज ऑन पेज नंबर 90, आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 90 ओपन करो और वहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, उसको आप रीड आउट करो। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये यहाँ लिख दी है, जो आपके लिए बेस है, जो आपको ध्यान देना है। आप उसको वहाँ हाईलाइट करोगे, आपके पास हाईलाइटर होगा, कोई भी पेन होगा, आप जैसे भी हाईलाइट करो उसको हाईलाइट करोगे, क्योंकि इनका यूज यहाँ होगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी यही चीज बेसिक यही यूज होने वाला है, तो आप आगे काम करोगे। तो पहला इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो समझो, क्योंकि इसको अप्लाई करोगे तो एक 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 6 का नहीं आएगा तो 4 का करेक्टेड आ रहा होगा आपका, ठीक है। क्या है मतलब द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो इसके थ्रू, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। क्या था मैंने, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, अदरवाइज दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। याद ये रखना है कि अगर आप रो में कर रहे हो काम तो फिर आपको थ्रू आउट रो में काम करना है, थ्रू आउट रो में लिखोगे इसको। और अगर आप कॉलम में लिख रहे हो तो थ्रू आउट आपको कॉलम में काम करना है, ठीक है। हमने कहा कि रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो रो को इंटरचेंज करने का मतलब देखो क्या है। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिया आपने, इसके लिए मैं देखो 1 2 3 4 मैट्रिक्स आपके पास है ए और इसके आपने एलिमेंट दिए। ये कहता है कि आप दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब मैंने कहा R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कहा मैंने, R1 और R2 को इंटरचेंज, ये दोनों तरफ क्रॉस का साइन मतलब इंटरचेंज। इसका मतलब पहला वाला होता है आपका R1 और दूसरा वाला होता है आपका R2, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। अब आप R1 और R2 को इंटरचेंज करोगे तो मतलब क्या हुआ, इसको अगर आपको आगे लिखना है तो लिखा जाएगा 2 4 1 3। क्या हुआ, आपने पहले वाली रो को दूसरे वाली रो में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे वाली रो को पहले वाली रो में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज R1 और R2 का इंटरचेंज। ये बात समझ आ गई। सेकंड एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे किसी रो को या कॉलम को, आप किसी अनदर नंबर जीरो के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इसी को, ये मैट्रिक्स था, उसके बाद आप इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मैंने कहा R1 गोज़ टू 3R1, क्या कहा 3R1। भाई इसलिए ये तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो को और कॉलम। कॉलम वाला पार्ट हम देखेंगे, जैसे हम रो में करना है वैसे आप कॉलम में कर सकते हैं बाय नॉन जीरो नंबर। तो 3 मैंने एक नॉन जीरो नंबर ले लिया तो उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अब आपको केवल रो में मल्टीप्लाई करना है, किसमें, रो 1 में। पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा, रो 1 में करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 12, 1 और 3 ऐड कर देना, क्योंकि आपने किस पर काम किया, केवल रो 1 के ऊपर काम किया। लिखा इसको ऐसे जाता है R1 गोज़ टू थ्राइस ऑफ R1 एंड R2 बिकम इंटरचेंजेबल, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब थर्ड देखते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। कॉलम्स आपने इसलिए लिखे कि रो कॉलम कैसे भी चला सकता है। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी रो को, ऐसे समझ लो आप इसको, किसी रो को अनदर रो के किसी मल्टीपल से ऐड किया जा सकता है। क्या कहा मैंने, किसी रो को अनदर रो के किसी भी मल्टीपल से ऐड किया जा सकता है एक्सेप्ट जीरो। नॉन जीरो लिखा हुआ है इसने यहाँ पर, एनी नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो को किसी दूसरी रो के किसी नॉन जीरो मल्टीपल से ऐड किया जा सकता है। आप इसको यहाँ कैसे देखेंगे, जैसे सपोज करो मैंने कहा R2 गोज़ टू R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। देखो क्या लिखा, चेंज का होगा R2 में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है R2 में क्या चेंज है, R2 को आप ट्वाइस ऑफ R1 से ऐड करोगे। क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ R1 से। मैं इस मैट्रिक्स के लिए काम कर रहा हूँ, वाली मैट्रिक्स पर काम नहीं कर रहा हूँ। सेम चीज मैंने यहाँ ये जो लिखा है वो इसके लिए लिखा था। आपने ये कन्वर्ट कर लिया, फिर ये कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज ये मैट्रिक्स है, आप उसमें ये वाला पार्ट लगाना, तो कैसे लगेगा, R2 में आप क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ R1 ऐड कर दोगे। तो जैसे इसका मतलब ये है R1 में तो कोई चेंज होना नहीं, 6 स्क्वायर वैल्यू है,
R1 में कोई चेंज नहीं होना, चेंज कहाँ हुआ है R2 के अंदर, R2 के अंदर चेंज हो रहा है। अब आप क्या करोगे, R2 के अंदर 6 ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस ऐड करना, तो इसका मतलब 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 6, ये मतलब होना इसका, और 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 12 ऐड करके लिखना था। अगर आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो 6 12, यहाँ 6 to the 12 plus 1 13 और 12 to the 24 plus 3 27। ठीक है, आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और तीसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है किसी रो को अनदर रो के नॉन जीरो मल्टीपल से ऐड किया जा सकता है, और वो कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड होगा, मतलब पहला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से, पूरा का पूरा रो ऐड नहीं होना, कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ इसका नाम यूज किया हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या नाम यूज किया हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये एज इट इज एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, इसका यूज करेंगे हम आगे कंसेप्ट में, हम जो आगे आपको समझाएंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप एक बार बोल के हो जाओ, अब जब आपको ये चीज समझ आ गई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब मैं आपको अगला कंसेप्ट से कहता हूँ। देखो अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम बहुत इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उसको कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे हमने एडिशन में भी आपको इनवर्स समझाया था कि एडिशन में इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर कंपल्सन है ये बात, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी आपके पास तो उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ जो डिस्कस करना है वो आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी आपको इनवर्स मिल रहा होगा। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n क्यों दिया हुआ है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, जैसे 2 क्रॉस 2 हो गई, 3 क्रॉस 3 हो गई, 4 क्रॉस 4 हो गई, तो इसमें ऑर्डर n का है, इसका मतलब उसके अंदर m रोज हैं और m ही कॉलम। ठीक है, A is a square matrix of order n, and if there exists another square matrix, और वो कह रहा है एक और अगर एग्जिस्ट करती है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर m, आपको सेम ऑर्डर की एक और स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी है, सच दैट क्या है a into b, मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, b into a के, और वो दोनों ही किसके इक्वल आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने कौन सी सीखी थी, जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री 1 होती है, अदरवाइज सारी एंट्री 0 होगी। Then B is called the inverse of matrix A, तब आप दूसरी वाली मैट्रिक्स B को क्या करोगे, A का इनवर्स, and is denoted by A inverse, उसको किससे डिनोट करेंगे, A inverse से डिनोट करेंगे। अब इस कंसेप्ट को समझो, देखो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन में मैं समझाता हूँ। जैसे हमने ये समझाया था आपको, दो चीजें डिफाइन की जाती हैं, ऑपरेशन और सेट ऑफ नंबर्स। अब जैसे ऑपरेशन आप रखो मल्टीप्लाई, और सेट ऑफ नंबर्स ले लो रियल नंबर। बात समझ आ रही है, ऑपरेशन हमने ले लिया मल्टीप्लाई, सेट ऑफ नंबर्स हो गए रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती थी वो नंबर जिससे किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें सेम नंबर वापस आ जाए। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या बनेगी, वो नंबर जिससे हम किसी नंबर a को मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको a मिल जाए। ऐसा नंबर कौन सा होता है, सपोज 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वापस आंसर 2 आ जाए। मैंने आपसे कहा 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि वापस आंसर 2 आ जाए। आपके दिमाग में आंसर क्या रहेगा, 1, यानी कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफैक्ट किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होगी, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। एडिशन में अलग होती है, मतलब एडिशन में क्या बनेगा, किसी नंबर a को किस नंबर से ऐड करोगे तो वापस क्या आता है, सेम नंबर आ जाता है। तो मतलब a को 0 से ऐड करोगे तो आपको वापस क्या आता है, a आ जाता है। तो हर ऑपरेशन की आइडेंटिटी अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑफ नंबर। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर ऑपरेशन बदला तो भी आइडेंटिटी बदल जाएगी, सेट ऑफ नंबर्स बदला तो भी आइडेंटिटी बदल जाएगी। तो रियल नंबर केस में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ आ गई। अब इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है, किसी नंबर a को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन की तो मैंने आइडेंटिटी आपको समझा दी कि भाई a को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वापस क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, अब इसे विद एग्जांपल समझते हैं। 2 को किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से।
आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो आंसर क्या होगा 1 का, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप 2 को यहाँ लिख देता हूं, जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, which is multiplicative आइडेंटिटी। यही मतलब होना इसका, a को b से मल्टीप्लाई किया, b को a से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो वही चीज तो इसने यहाँ यूज की है, a को b से मल्टीप्लाई करो, b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या था, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो सेम मैट्रिक्स वापस आती है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आपकी वापस आ रही होगी। ये आपने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लो। तो भाई सपोज करो 2 3 1 4 है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो 0 0 1, आंसर क्या है, 2 को कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 को 0 से करेंगे तो ऐसे, फिर 2 को 0 से करेंगे सेम, 3 को 1 से करेंगे 3, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 0 से करेंगे 0, फिर 1 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4। आप देख रहे हो सेम मैट्रिक्स वापस आ गई। 2 3 1 4 2 3 1 4 मल्टीप्लाई करके देखा मैंने, और यही तो है आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 में। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन उसी चीज को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैट्रिक्स को उसके इनवर्स को, आंसर क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी ये कंडीशन होल्ड होगी और दोनों साइड होना चाहिए a into b और b into a, स्क्वायर मैट्रिक्स तो दोनों मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर ऐसा हो पाता है तो फिर आप क्या कहोगे, b इज द इनवर्स ऑफ a, जैसे यहाँ 2 का इनवर्स क्या था 1/2, b इज द इनवर्स ऑफ a रिप्रेजेंटेड बाय a इनवर्स, ठीक है। इनवर्स समझ आ गया आपको, वो मैं आपको आगे मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा कि हम जब इनवर्स निकाल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आना या नहीं आना, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम किस तरीके से किसी गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे और क्या वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे 0 ले लो, रियल नंबर 0 ले लिया, 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 0 की कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ 0 लिया होता आपने तो 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो है नहीं, तो जरूरी नहीं है हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब किस मैट्रिक्स का कर रहा होगा, किस मैट्रिक्स का नहीं कर रहा होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसे काम करना है वो मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन अब आप ये समझिए कि इनवर्स निकलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो 6 मार्क का ही आएगा अगर आपका 3x3 में आना हो तो। अगर 4 मार्क में आया तो फिर 2x2 में भी पूछा जा सकता है, या बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा तो 3x3 में किया जाएगा। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो फिर वो आपको कंपल्सन है कि वो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूँ, आप यूज्ड टू जाओगे तो शुरू के कुछ क्वेश्चन आप उससे कर लेना, ठीक है। देखो जरा आगे देखते हैं कैसे करने हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करते हैं आपके साथ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे रखी है आपको a इज इक्वल्स टू 1 -1 2 3। ये कोई आपको मैट्रिक्स a गिवन है और आपसे पूछा गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या बताना है, इसका इनवर्स निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कोई सा भी हो सकता है, रो भी लगा सकते हो आप, कॉलम भी लगा सकते हो, कंबाइन दोनों को मिला के मत कर देना। मैं क्वेश्चन रो से भी करा दूंगा आपको और मैं क्वेश्चन कॉलम से भी करा दूंगा, पर आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि रो के क्वेश्चन किए जाए, ठीक है। अब अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने की, एक क्वेश्चन आप देखो, फिर अगले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना और फिर मेरे से मैच करना कि जो मैंने कराया और आपने जो सॉल्व किया उसमें कहाँ डिफरेंस आया। क्वेश्चन को समझो कि हम क्या लगा रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके दिमाग में फिट हो गया, क्या क्या लगा रहा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगेगी क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू i a, ये बात ट्रू है। फिर किसी मैट्रिक्स a और a into i का प्रोडक्ट a के ही इक्वल आएगा, आइडेंटिटी की डेफिनेशन बोल रहे हैं। फिर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वापस कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये गलत नहीं लिखा हुआ, ठीक लिखा हुआ, लेकिन ये रो मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाएगा। जब कॉलम मैट्रिक्स की बात होगी ना तो कॉलम मैट्रिक्स में इसको लिखना है a इज इक्वल्स टू a i, जब कॉलम की बात होगी। बात समझ आ रही है, रो के केस में तो ये लिखा जाएगा, कॉलम के केस में ये लिखा जाएगा। ये मिस्टेक होती है, हाफ मार्क्स जाएगा आपका। मैं क्लियरली मेंशन कर दूं कि अगर आपसे लिखने में मिस्टेक होगी तो हाफ मार्क खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपको खुद से रीड करना है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर आपको खुद से चेक करना है कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने तुमको याद समझाया था, उसके लिए हमने क्या किया, मैंने ये सोचा कि रो का मतलब आर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये राइट हैंड साइड पे लिखी जाएगी। लेफ्ट राइट अगर देखोगे तो ये राइट हैंड साइड पर लिखी हुई है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैट्रिक्स ए कहाँ लिखी जाएगी, राइट साइड पर, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रिवर्स हो जाएगा। अगर वो राइट साइड में लिखा जाएगा तो फिर वो कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। इसीलिए मैंने तब कहा ए इज इक्वल्स टू ए आई लिखना है उसके। समझ आ गई। अब आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो, भाई हम बहुत सारी चीजें इसी तरीके से पढ़ते हैं, पीरियड टेबल आपने इस तरीके से याद की होगी, बहुत सारे फंक्शन आप इसी तरीके से याद करते हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसका मतलब आप इसमें क्या लिखोगे, पहले मैट्रिक्स ए लिखो, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या लिखोगे, ए 1 2 -1 3, आई मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1 और ए एलिमेंट। इस वाले ए में वैल्यू नहीं डालनी है, इस वाले ए में वैल्यू नहीं डालनी। अब क्या करना है, उस कंसेप्ट को समझो। ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स, इसको आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्रीज किस फॉर्म की होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इस फॉर्म की 1 0 0 1। ठीक है, तो मेरा पर्पस क्या है, मुझे पहली एंट्री 1 बनानी है, उसके नीचे वाली एंट्री 0 बनानी है। ये काम आपको सबसे पहले करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। क्या करना है, पहली एंट्री 1 और दूसरी एंट्री 0, उसके नीचे वाली, इसी ऑर्डर में काम करना है। एक्चुअली में इसको देखो, ये जो होता है ना, ये जो पॉइंट होते हैं, इसको पिवट पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवट पोजीशन। क्या काम है ना, पिवट पोजीशन। 3x3 में क्या होगा, 3x3 में ये एंट्री होती है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आगे से जब भी मैं कहूंगा कि आपको क्या करना होता है, पहले पिवट पोजीशन को 1 बनाना है, उसके नीचे वाले को 0, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम की पिवट पोजीशन को 1 बनाना है, ऊपर नीचे की एंट्रीज को 0, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम की पिवट एंट्री को 1 बनाना है और उसको 0। या ऐसे समझ लो, पहले रो की पिवट पोजीशन को 1 बनाना है, उसके नीचे की जितनी एंट्री है उसको 0, सेकंड रो की पिवट पोजीशन को 1 बनाना है, उसके ऊपर नीचे की जितनी एंट्री है उसको 0, थर्ड पिवट पोजीशन को 1 बनाना है, उसके ऊपर की एंट्रीज को 0। ऐसा क्यों करना है वो मैं समझाऊंगा, आपको समझ भी आएगा। जैसे हमें ये ध्यान दें कि पहली एंट्री 1 बननी चाहिए, पहली पिवट पोजीशन। तो पहले पिवट पोजीशन तो ऑलरेडी 1 है आपकी, इसको तो कोई चेंज करना नहीं। अगर यहाँ 2 होता 3 होता तो फिर मैं सोचता इसको चेंज करने में, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 1 दे रखी है, तो फिर मुझे उसमें चेंज नहीं करना। अब मुझे इसके नीचे वाली एंट्री को क्या बनाना है, 0 बनाना है, और क्या यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास 3 थे। इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है नॉन जीरो, और किसी रो को अनदर रो के कोरेस्पोंडिंग टर्म से ऐड या माइनस किया जा सकता है विद सम मल्टीपल। ठीक है, तो मैं R2 में क्या लिख रहा हूँ उसको देखो आप। मैंने लिखा R2 goes to R2 minus twice of R1। क्या लिखा मैंने, R2 goes to R2 minus twice of R1। ऐसा इसलिए कि भाई 2 में अगर twice of 1 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 2 में twice of 1 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। R2 में चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, R2 में, इसलिए R2 पहले लिखा था। R2 goes to R2 minus twice of R1। देखो वो आ गया 1 minus 1, कोई चेंज नहीं होना। अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो 2 minus twice of 1, 2 minus twice of 1, क्योंकि R1 क्या है, 1 है, और ये हो जाएगा 2 minus 2 0, ये एंट्री 0 होगी। अगला क्या है, ये पहली एंट्री आपको यहाँ समझ आ गई कि हमने 2 में से 2 को माइनस करा तो 0 हो गया। अब सेकंड एंट्री कैसे, R2 का ये वाला एलिमेंट क्या है, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 का एलिमेंट क्या है यहाँ पर, -1, तो आप ये यहाँ माइनस करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के लिए 3 + 2 हो गया व्हिच इज 5। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 5। ये बात आपको यहाँ समझ आ गई। अच्छा, जो चीज़ यहाँ करिए वो इस मैट्रिक्स के साथ भी होगी, पैरेलल इसको सॉल्व करके लाना है आपको। तो आप इसको पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो इसमें तो हमारा कोई चेंज हो ही नहीं है, R1 में कोई चेंज नहीं करेगा। R2 क्या करते हैं, R2 minus twice of R1, तो 0 minus twice of 1 -2। ठीक है, 1 minus twice of 0 1। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब अगला कंसेप्ट क्या है आपका, आइडेंटिटी बनाने के लिए ये एंट्री 0 होगी। अब मैंने कहा नेक्स्ट पिवट, जब पहली पिवट पोजीशन के साथ नीचे की एंट्री 0 कर देंगे तो फिर आप नेक्स्ट पिवट पोजीशन को 1 बनाने की कोशिश करते हो।
अब नेक्स्ट वर्ड पोजीशन हमारी जो यहाँ पर है ए मैट्रिक्स के लिए वो है 5। इसको आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब देखो जब भी आप करोगे R1 से ऐड करके मत करना। देखो एक अप्रोच आपके पास क्या है कि यहाँ -1 दिख रहा है, आप क्या करो R2 में 4 टाइम्स ऑफ R1 ऐड कर दो। क्या कहा मैंने, R2 में 4 टाइम्स ऑफ R1 ऐड कर दो, तो 5 ऐड करना तो -4 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये वाली एंट्री बदल जाएगी उससे, क्योंकि R2 में आप R1 को ऐड कर दो। R1 का रोल यहाँ खत्म हो गया, R1 से कोई चेंज नहीं करना। अब आप क्या करोगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे किसी रो को, मैंने कहा R2 goes to 1/5 ऑफ R2। भाई 1/5 नंबर है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 5 से डिवाइड नहीं करता, मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप इसको इस तरीके से समझो, तो ये आपका हो जाएगा R2 में चिन्ह होना तो 1 - 1 ये 0 1। 0 वाले को 5 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, 5 को से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ एंट्री बनेगी 1 0 -2/5 और 1/5। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, इस एंट्री को 0 बनाना है। अगली क्योंकि देखो पहली वर्ड पोजीशन उसके नीचे की एंट्री 0, नेक्स्ट वर्ड पोजीशन उसके कॉलम वाइज एंट्री 0 बननी है, तो ये वाली एंट्री अब 0 बनेगी। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करो, R1 goes to R1 plus R1 plus R। देखो ऐसा करके कोई चेंज नहीं होगा इस एंट्री में, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। R2 का यूज यहाँ किया जा सकता है। आप करो 1 0 0 1। आप सॉल्व करके देख लेना, भाई 1 में 0 ऐड करेंगे 1 रहेगा, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, R1 plus R2। और यहाँ क्या बनेगा, नीचे वाली एंट्री तो सेम ही है, -2/5 1/5। ठीक है, आप इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 यहाँ इस तरीके से समझोगे, 1 प्लस ऑफ -2/5। इसको देखते हैं, 1 - 2/5 5 - 2/5 3/5। तो एंट्री आ गई है 3/5। नेक्स्ट एंट्री है 0 0 प्लस दिस 0 प्लस 1/5। 0 प्लस 1/5 करेंगे तो क्या होगा, 1/5। आप ए लिख लो। अब एक बात समझो कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और सॉल्व होकर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। मैंने कहा किसी मैट्रिक्स ए के साथ कोई मैट्रिक्स दूसरी लिखी हुई थी और उसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। AB इज इक्वल्स टू I आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में जस्टिफाई करता है, जो डेफिनेशन थी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकालने की, AB इज इक्वल्स टू I के इक्वल आता, तो B इज द इनवर्स ऑफ A। तो यहाँ ये जो मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स इसका मतलब क्या हो गया, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3/5 1/5 -2/5 1/5। आप इसको क्रॉस चेक करना है कि ये करेक्ट आंसर आया या नहीं आया। आप क्या करो, इस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 -1 3। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1/5 -2/5 1/5 1/5 और ये 3/5। तो -1 × 3 3/5 प्लस -1 × -2 4/5 1 × 1/5 -1/5। भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 3 6/5 -3 2 6/5। यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा 2/5 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3/5। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 2 + 3 5/5 1 - 1 0 6 - 6 0 2 + 3 5। अल्टीमेटली ये सॉल्व होकर क्या आ गया 1 0 0। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला, ये जो आंसर निकाला दैट वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो। पहले एंट्री को आपको किस तरीके से पूछना है, इसको 1 बनाना है, नेक्स्ट एंट्री को 0, फिर ये जब हो जाएगा तो इसको 1 बनाना है, इसके ऊपर वाले को 0। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ तो आपको चीजें और बेटर समझ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। मैट्रिक्स ये है आपका 2 3 5 7। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहले 14 क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है और आप आज की क्लास जो वीडियो देखोगे उसके बाद आप इनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आपको 14 करना है ये काम आपको। ठीक है, मैं इसको लिखा हूँ A इज इक्वल्स टू I A रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। A आपका बना 2 3 5 7 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1।
अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को 1 बनाना है। अब कई बार बच्चों से अप्रोच क्या रहती है, वो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा, बहुत आसान सी कैलकुलेशन लगती है। लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर 1/2 आ रहा है और फिर पूरी कैलकुलेशन में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको सबसे लास्ट में करना है। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जिससे आप इसको 1 बना पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। मैं अभी 2 से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या करना है मेरे को। मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ उसको, रो को R1 और R2, तो ये R1 और R2 को इंटरचेंज। और भी अप्रोच है इसको करने के लिए, आप इससे करोगे तो आपको और आसान लगेगा। ये हो गया इस तरीके से 0 1 1 0 8। अगला कंसेप्ट मुझे दिखता है कि मैं 5 में से 2 का नॉट मल्टीप्लाई माइनस कर दूं, ये 1 बन जाएगा। तो मुझे दिखता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, R1 goes to R1 minus twice of R। R1 पहले लिखा जाएगा क्योंकि ऑपरेशन किसमें लगा रहेगा R1, तो R1 पहले आएगा, R1 goes to twice of R। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 5 minus twice of 2 1, 7 minus twice of 3 1, 7 minus twice of 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 minus 6 1, 2 3 एवरेज इज इक्वल्स टू, सेम चीज यहाँ करनी है। हमने लिखना है R1 minus twice of R2, 0 minus twice of R1 minus 2, 1 minus 0 0 1 0 a एवरेज। बात समझ आ गई? जब ये 1 हो जाएगा तो उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। वो आप करोगे R2 goes to R2 minus twice of R। देखो एक बार पिवट पोजीशन 1 हो जाती है ना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि आप जो भी नंबर है उसके मल्टीपल से ऐड कर दो या माइनस कर दो डिपेंडिंग अपॉन द साइन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 1 0 क्योंकि ट्वाइस ऑफ R1 से माइनस करना है, 3 minus twice of R1 1। ये आपका बन गया R2 का चेंज होगा तो हमने यहाँ ऐसे लिख दिया R2 minus twice of R1, 1 minus twice of this प्लस हो जाएगा 5। यहाँ इसमें चेक कर लेते हैं R1 minus twice of R, तो ये 1 आना है। अब यहाँ करना है R2 minus twice of R1, R2 में चेंज करना है। तो ये वाली एंट्री, अच्छा R1 में चेंज नहीं है तो उसको आपने ऐसे लिख दिया। R2 की एंट्री क्या लिखी जाएगी, R2 goes to R2 minus twice of R1, 0 minus twice of R1 minus 2। 1 हो गया, 0 हो गया, अगली पिवट पोजीशन ऑलरेडी 1 है। अब आपको केवल इसको 0 बनाना है और उसके लिए आप लिखोगे R1 goes to R1 minus R2, 1 0 0 1। यहाँ वाली एंट्री माइनस करते हैं, -2 -5 -7 1 minus of -2 3 5 -2। ठीक है, आप फिर से वही चीज मैट्रिक्स A को किसी अदर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और इसका भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A इनवर्स का बन गया। A इनवर्स इज इक्वल्स टू -7 3 5 -2। ठीक है, अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको A से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। अगर A से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर नहीं आया तो इसका मतलब उससे गलती होगी। मैंने मल्टीप्लाई किया 2 3 5 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके 7 3 5 -2। अब हुआ क्या देखो, 2 into 7 -14, 3 5 to 50, 2 into 3 6 -6, 5 7 का 45, 7 5 का 45, 5 3 का 15, 7 का 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 1। इसका मतलब ये हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको फेयर में नहीं करना, ये आप रफ में करोगे क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है। अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं मैं, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं कोई एंटायर रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वाली साइड, इस वाली साइड से हम बात नहीं कर रहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करते नहीं कर रहा, कह रहा हूं ए मैट्रिक्स में अगर कोई भी रो 0 हो गई, मतलब आप सपोज करो इन बिटवीन करके जो आपकी ऑपरेशन लगा है इससे ये एंट्री क्या हो जाती है, ये हो जाती है 0 0। तो फिर आप क्या लिखोगे, since an entire row becomes 0, therefore inverse of this particular matrix does not exist। क्या लिखना है, अगर कोई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का 0 हो जाती है तब आप लिखोगे in this case as entire row becomes 0,
इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके पीछे का लॉजिक है वो आपको डिटेल में बाद में समझा देंगे। तो अभी के लिए आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 3.4 में 2x2 मैट्रिक्स की जितनी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। मैंने इसके 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अगर नहीं हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। इतना हम ध्यान रखते हैं। चलो इसको आज यहीं बाइंड अप करते हैं ताकि आप अगली क्लास में मैं आपको 3x3 के क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।